दोस्तों बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमारी गाड़ी चौथे मुकाम पर है, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड बातें करी थी। वी हैव टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस, डाइवर्सिफाई करना है, पैसों के रिलेटेड मसले और एनिमल हस्बेंड्री। अभी एग्रीकल्चर ख़त्म, हम दूसरे लैब पे जाएंगे, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर सेक्टर। वहाँ पर एक तो बात करनी है कि बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ईपीएफ एक्ट, इनके चलते अपनी भारत के अंदर नई फॉर्मल जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही है। दिस टू एक्ट्स आर वर्किंग लाइक रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ये बातें देखेंगे। फिर आपको पता होगा मित्रों कि लेटेस्ट बजट में ईपीएफ के रिलेटेड बहुत सारे उसके टैक्सेशन विड्रॉल के ऊपर नए रिफॉर्म्स लिए गए थे, लेकिन फिर जनता ने धमाल किया तो वो सारे मुद्दे स्क्रैप कर दिए गए। तो वो पूरा मसला क्या था। उसके बाद मेक इन इंडिया के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 के सेलियंट फीचर्स। सर्वे ये बोल रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे होंगे, आज देखेंगे। एंड लास्टली, भारत के अंदर ये स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कई कई योजनाएं चल रही हैं, और कुछ एक्सपर्ट इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये पूरा स्टार्टअप तो मिथ्या है, एक प्रकार का एसेट बबल बन रहा है और जो आगे चल के कोलैप्स हो जाएगा। तो इनके पीछे वो क्या कारण दे रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेबर के रिलेटेड मसले। एज सच ये मेक इन इंडिया क्या है, स्किल इंडिया क्या, उनके क्या आयाम हैं, पिछले साल हमने जो बातें करी थी दे आर स्टिल रेलेवेंट। आप ये L5 सीरीज सेल्फ स्टडी में देख लेना। हम आज जो बात करेंगे दैट विल बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेटेस्ट सर्वे और उसका चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियाज लेबर मार्केट। सबसे पहले थोड़ी लेबर की बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी की थियरी देख लेते हैं। एज सच चोर उचके बदमाश, अमीर बाप की बिगड़ी औलादे, वो लोग अपनी मर्जी से काम नहीं करते, तो उनको बोलता जाता है कि अपनी स्वेच्छा से वो बेरोजगार हैं, वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड। वी आर नॉट कंसर्न विद देम। हमारा फोकस रहता है इकोनॉमी में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अलग अलग प्रकार देखते हैं। फर्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही होगा कि इकोनॉमी और बिजनेस के अंदर बूम बस, रिसेशन, रिकवरी, इस प्रकार की साइकिल चलती रहती है। तो जब रिसेशन का माहौल चल रहा हो और अचानक से ढेर सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, जैसे कि वो सबप्राइम क्राइसिस के बाद सिटी बैंक और दूसरे ने 10,000 लोगों को पिंक स्लिप दे दिया, इस प्रकार की खबरें आपने देखी होंगी। सो दोज आर एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और रिसेशन के वक्त ये हमको देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग एक साथ चले जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, रेड कलर मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर दूसरा एक प्रकार है बेरोजगारी का, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई आदमी माइक्रोसॉफ्ट से खुद से ही नौकरी छोड़ दे कि मुझे गूगल में ज़्यादा पगार वाली नौकरी में जाना है, या फिर कि पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी एक जना दूसरे राज्य में या कहीं चला जाए और उसके चलते उसका स्पाउस भी नौकरी छोड़ के वहाँ जाए, राइट। तो ये बीच में 1-2 महीने के लिए उनकी बेरोजगारी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स, उसके चलते ये चलते रहता है। तो ये 2 प्रकार की बेरोजगारी जो प्रथम विश्व के अंदर हमको देखने को मिलती है। अब आते हैं अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। सबसे प्रमुख होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। खेत के अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं और 300 किलो अनाज बन रहा है, उसमें से मैं एक आदमी को निकाल दूं और फिर भी 300 किलो अनाज ही बने, दैट मीन्स कि एक आदमी काम कर रहा था, ऐसा हमको दिख तो रहा था, बट इन डिस्गाइज ही वॉज अनएम्प्लॉयड। उसके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं हो रहा था। सो रिमूविंग द वर्कर विल नॉट डिक्रीज द प्रोडक्शन। उसी प्रकार ये लुहारी का काम करते हैं, उसमें से बाप बेटा 2 कर रहे हैं काम और डेली दे आर प्रोड्यूसिंग 10 हॉर्स शूज़, उसमें से मैं एक को निकाल दूँ फिर भी डेली दे आर प्रोड्यूसिंग सेम नंबर ऑफ हॉर्स शूज़। उसी प्रकार कपड़े की सिलाई का काम और ऐसे ही अन्य प्रकार के फैमिली ओन बिजनेसेस, वो सभी आ जाते हैं भारत में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबरर्स, वो बारिश की सीजन के बाद उनको काम नहीं मिलता। शुगर मिल्स के अंदर भी क्रशिंग सीजन में काम होता है फिर ख़त्म, वैसा ही आइस फैक्ट्री में आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार सॉल्ट पैन वर्कर्स, आपको पता होगा कि नमक बनाने के लिए सोलर इवेपोरेशन, राइट, तो जब बारिश होगी तो वो नमक बनाने का काम बंद हो जाएगा। सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम फेज सॉल्ट पैन वर्कर्स, वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जब होगा तो हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वो 10 साल 12 साल ऐसी साइकिल में चलता है जब रिसेशन आ गया। जबकि भारत जैसे देश में जब होगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो हम उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हर साल कुछ सीजन में आदमी के पास काम नहीं रहता। तो ये दोनों के बीच का अंतर है। आगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, आदमी अपनी क्षमता प्रतिभा से कम पगार वाली नौकरी में जब काम कर रहा हो, जैसे बीकॉम हुआ आदमी
खेती का काम कर रहा हो, बीटेक का हुआ आदमी बैंक क्लर्क का काम कर रहा हो, आजकल जिन्होंने डेंटिस्ट्री किया है वो लोग डीवाईएसओ के अंदर नौकरी करते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसी के रिलेटेड होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग हैं कि उन्हें कुछ रोजगार के अवसर तो हैं बट वो उससे बढ़िया रोजगार की चिंता में अभी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गिविंग यूपीएससी, जीपीएससी, कैट वगैरह एग्जाम्स। तो मतलब या तो कुछ भी नहीं कर रहे या फिर कि दे आर ऑल्सो अंडर एम्प्लॉयड, बैंक क्लर्क या ऐसी कोई छोटी नौकरी में लगे। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टैक्सी और बसेस के आने के बाद ये घोड़ा गाड़ी और टांगे वाले की नौकरी चली गई, दे आर टेक्नोलॉजिकली अनएम्प्लॉयड। सेम वे 70s और 80s के समय में बैंकों के अंदर लोगों को ज़्यादा काम मिल जाता था क्योंकि मैन्युअली डेटा पूरा रखते थे। आजकल पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उस प्रकार के जो हिसाब किताब रखने वाले लोग वो चले गए, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। उसी प्रकार टेक्सटाइल में, हैंडलूम में रोजगारी कम हो गई बिकॉज ऑफ पावरलूम और मशीन्स आ गए। सो दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लास्टली ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऐसी खड्डे में गई है कि वहाँ आदमी मतलब कि बीकॉम हुआ आदमी तैयार हो कि मैं खड्डा भी खोद लूँगा बट उसे काम नहीं मिल रहा है, नो जॉब्स आर अवेलेबल। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक एक के कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा हम याद रखेंगे कि ये साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल दे आर मेनली फाउंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। हो सकता है फ्रिक्शनल अपने बेंगलोर में भी देखने को मिले, बट एज सच मतलब बोलने का ये है कि डेवलप रीजन के अंदर इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और भारत जैसे देशों में ये ब्लू कलर वाले बेरोजगारी वो अपने को देखने को मिलती है। 2013 में यूपीएससी ने इस प्रकार का एक सवाल निकाला, when productive capacity of the economy is inadequate to create sufficient jobs, it is called which type of unemployment? सीजनल होता है, स्ट्रक्चरल, डिस्गाइज्ड, साइक्लिकल। क्या होगा? स्ट्रक्चरल प्रकार का ये अनएम्प्लॉयमेंट, कि कोई आपको काम करना है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बेरोजगारी के ये अलग अलग हमने प्रकार समझे। सरकार इसे किस प्रकार से व्याख्यायित या डेटाबेस इसका किस प्रकार से बनाती है? एनएसएसओ की ये है अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। फर्स्ट, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, पूरे साल का ज़्यादातर समय अगर आप बेरोजगार हैं देन यू आर अंडर दिस कैटेगरी, कि आप इतना बेरोजगारी है भारत में। सेकंड, करंट वीकली स्टेटस, पूरे हफ्ते में 1 घंटा भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप इस कैटेगरी में गिन लेंगे कि इतने लोग बेरोजगार हैं। देन करंट डेली स्टेटस, एक दिन के अंदर 1 घंटा भी आपको रोजगार नहीं मिले तो इस प्रकार से। अब प्रश्न, ये 3-4 कैटेगरी क्यों इन लोगों ने रखी है? ताकि वो पता चल सके कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई और कारण है। मान लो कि साल के अंदर कुछ हफ्ते या कुछ महीने आदमी बेरोजगार रहता है जो हर साल उसी प्रकार से हो रहा हो, देन वी कैन से कि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट प्रकार का ट्रेंड चल रहा है या XYZ। तो वो पता करने के लिए साल में भी गिनेंगे, महीने में भी, और दिन में 3 प्रकार से हम गिनती करते हैं। एंड लास्टली, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर क्या होता है? तो आपके देश के अंदर टोटल लेबर फोर्स कितना है, टोटल आबादी नहीं, टोटल लेबर फोर्स, और उसके सामने कितने बेरोजगार लोग हैं, उसका रेट निकालो, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड रेट। इसी प्रकार ये 2016 फरवरी में एनएसएसओ वालों ने अपना रिपोर्ट दिया कि भारत के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्रिश्चियन लोगों में वो सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में तो ज़्यादातर लोग स्वरोजगारी है या कैजुअल लेबर कर रहे हैं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर लोग वो भी नौकरी पेशा सैलरी टाइप का काम करते हैं। अगेन दिमाग में ये तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लासिफिकेशन। एनएसएसओ ने 2009 के आंकड़ों में बोला कि 46 करोड़ से ज़्यादा भारत के अंदर लोगों को रोजगारी मिली है, बट उसमें से बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी मिली है। बाकी ज़्यादातर भारत के अंदर प्रजा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखें। जैसे कि ये 2 जने ये कुछ लुहारी काम कर रहे हैं, ब्लैक स्मिथ वर्कर्स। ये भाई साहब को हम पूछे कि आपकी कंपनी के अभी बाजार में शेयर कितने दाम से चल रहे हैं, या आपकी कौन सी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, राइट? तो वो बोलेगा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। फैक्ट्री एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, शॉप एस्टैब्लिशमेंट, प्लांटेशन, PSU, कोऑपरेटिव, कोई भी इनका कहीं भी इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा, बस ऐसे ही अपने घर में चालू कर दिया। और इसी कारण से एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री ASI में इनका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। एज सच अपने ही घर में स्वरोजगारी से ये लोग काम कर रहे हैं।
इसका मालिक कौन है, नीचे इतना शेयर होल्डिंग है वगैरह हमको नहीं पता चलेगा. सो इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वन और अ फ्यू पीपल. फिर प्रश्न कि ये दो लोग जो काम कर रहे हैं इनके बीच क्या रिलेशन है, लेबर रिलेशन किस प्रकार का हो सकता है कि ये बाप बेटा हो सकता है कि ये चाचा भतीजा हो सकता है कि इनका बंधन ऐसा हो कि ये जीजा जैकी श्रॉफ है और ये साला सलमान खान है और जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा. तो आपसी इनका कोई रेगुलर अकाउंटिंग की इतना पगार मुझे दिया था और HRA इतना और मेडिक्लेम में मैं इतने दिन छुट्टी, कुछ भी नहीं होता. सो देर इज़ नो रेगुलर अकाउंट्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, नथिंग. और एज सच अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो हम बोल सकते हैं कि इतना नीचे शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, इतने लोगों को नौकरी पे रखा एंड सो ऑन. यहाँ इस प्रकार से डिवीजन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज नॉट पॉसिबल. एज सच ये खराब है ऐसा नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ऐसा लोहारी काम है, कुछ सिलाई काम, साइकिल पंक्चर, मैकेनिक, इन सब से गरीबी कम करने में मदद करता है. हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हेल्प्स इन रिडक्शन इन पॉवर्टी, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ता है. हो सकता है कि ये आदमी इसने BCom किया हो या BE किया हो बट फिर स्टिल ही इज डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है कि ये दोनों बाप बेटा मिलके अगर एक दिन में 10 हॉर्स शूज दे आर प्रिपेयरिंग, उसमें से आप बेटे को निकाल दो फिर भी बाप अकेला भी 10 हॉर्स शू बना लेता है, इट इज़ पॉसिबल. तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाते हैं. यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से निकल सके, बोल बच्चन टाइप के कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3 लाइक दैट. तो अब आपको याद रहेगा. अब एक प्रश्न कि ये ईयरबुक से मैंने निकाला है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को इनमें से कौन से कानून से प्रोटेक्शन नहीं मिला है. एम्प्लॉय कंपेंसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्टेट इंश्योरेंस, EPF, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी. जवाब है ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी एक्ट के अंदर इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. इसका मतलब ये भी नहीं कि सरकार इनका शोषण होने देती है, नाइंसाफ़ी होने देती है ना. 2008 में इनके लिए एक अलग से कानून बनाया गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अनुसंधान में केंद्र और राज्य के लेवल पे अलग बोर्ड्स का निर्माण होगा और वो लोग इन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का हेल्थ, डिसेबिलिटी, मैटरनिटी, स्किल, पेंशन, सारे वेलफेयर के काम देखेंगे. एक और चीज़ चर्चा में रहती है, यू विन स्मार्ट कार्ड. ऐसा 2014 में ये लेके आई सरकार की अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, यू विन. जैसा वो आधार है उसी प्रकार ये यू विन अलग से करेंगे, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा. वहाँ पर मोबाइल नंबर, बैंक, आधार सीडिंग वगैरह की बातें थी. और ये पूरी से ये स्मार्ट कार्ड दे के उसको भी कवरेज में लाएंगे, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, जैसे कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा, जीवन ज्योति, फलाना ढिकना, सब कुछ. ये चर्चा में इसलिए रहता है कि एज सच हमने देखा कि कुल मिला के 46 करोड़ लेबर एम्प्लॉयड है, राइट, बट मेजोरिटी ऑफ देम आर इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. लेबर मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हमने हर एक वर्कर को ये अलग अलग स्मार्ट कार्ड देना चाहिए, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये सोचना है कि हर एक को देने गए तो ये अराउंड 40 करोड़ लोगों को कहाँ पे सर्वे करेंगे, कहाँ उनका प्रिंटिंग, फोटो निकाला, ये वो. इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. बेटर कि हर एक प्रत्येक हाउस होल्ड को एक कार्ड दिया जाए. तो इन दोनों के आपस में टसन और ये काम अभी बराबर से चल नहीं रहा है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने समझ लिया. अभी समझते हैं कि इनफॉर्मल वर्कर किसे बोलते हैं. इनफॉर्मल वर्कर मतलब कि उसका मालिक के साथ कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नौकरी का नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल ये BMW कार हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री की हो, उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपनी के नाम पे हो, कंपनी उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रही हो, राइट, बट उसकी ड्राइवरी करने वाले आदमी को अपने वो रिकॉर्ड पे नहीं दिखाएंगे. वो मुंह पे बोल दिया होगा कि भाई तू आ जाना और हर महीने तुझे 8,000 10,000 रुपये हम दे देंगे. सो दैट इज, हमने ये याद रखना है कि मल्टीनेशनल कंपनी और बड़ी कंपनियों में भी इनफॉर्मल वर्कर इस प्रकार से हो सकता है. सेकंड, ये जो मालिक का काम हो रहा है, हो सकता है IIM अहमदाबाद के अंदर का बगीचा हो और ये आदमी को बोल दिया हो कि भाई तू हर हफ्ते आ जाना, 100 रुपये हम दे देंगे और तू काट छाट देख लेना. अगेन तो मतलब कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, PSU, इस प्रकार की संस्था में भी इनफॉर्मल वर्कर्स हो सकते हैं. थर्ड, ये कोई हो सकता है सरकारी बैंक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने पकड़ा होगा और उसको बोला सिक्योरिटी का काम देख लेना आप, और फिर वो जाके अपने पहचान के लोगों को लगा दिया होगा कि भाई यूनिफॉर्म पहन के आ जाना, इतने घंटे काम किया होगा, इतने पैसे में दिलवा दूंगा. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल वर्कर. मतलब कि फॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर भी वाया कॉन्ट्रैक्टर इस प्रकार के इनफॉर्मल वर्कर्स हो सकते हैं. आप समझिए ये सब लोग अनपढ़ हैं ऐसा नहीं, बट दे आर आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. इनके पास स्किल भी होती है बट
नॉट समथिंग लाइक कि ये IIT IIM का कोई वर्कर है। तो एज सच सरकारी आंकड़ों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल वर्कर इंटरचेंजेबली वो पूरा कवरेज करते रहते हैं। एज सच लेबर मिनिस्ट्री ने ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, एक बार आराम से देख लेना ऊपर ऊपर से। कई बार प्रश्न पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनऑर्गेनाइज वर्कर या समथिंग लाइक दैट, तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैरेक्टर्स दिमाग में रह गए तो फिर ये मुश्किल नहीं है। सो लाइक दैट वी अंडरस्टूड दिस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर उसके अनुसंधान में ये इनफॉर्मल जॉब्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसकी बातें करी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटरी कोलेस्टेरॉल। आप सबको पता ही होगा कि भारत के अंदर अब डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाला है, बिकॉज 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लेस देन 35 एज। तो उनको पूरा हमने काम पे लगाना है, बढ़िया काम दिलवाना है, राइट। तो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सब क्या है, L5 सीरीज में आप देख लेना घर पे। एज सच सर्वे ने ये प्रश्न रखा है कि अगर हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना हो मैक्सिमम, तो हमने वी हैव टू क्रिएट गुड जॉब्स। तो क्या इस प्रकार की गुड जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर से आ सकती हैं? सर्वे ने बोला कि गुड जॉब्स, अच्छी नौकरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट, इट इज सेफ। तो इनफॉर्मल सेक्टर वाली नौकरी आप समझ सकते हो, वहाँ तो कोई एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी कोई भी कवर नहीं, तो दे आर नॉट सेफ। सेकंड, कि अच्छी नौकरी उसको बोलते हैं जहाँ पर अच्छा पगार आपको मिले, अगेन इनफॉर्मल सेक्टर में दैट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड, ऐसी अच्छी नौकरी वो होती है जहाँ पर कि प्रोडक्टिविटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसको वो एनकरेज करता हो। वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में शक्य नहीं है कि अगर वो मालिक का काम कर रहा हो तो ऐसा नहीं कि उसको फिर उसका प्रमोशन मिलेगा, या फिर कि हर साल उसका 10-10% परफॉर्मेंस के बेस पे पगार बढ़ाएंगे। नहीं, तू आता है तो तू आ, नहीं तो हम किसी और को बुला लेंगे, राइट। तो इनफॉर्मल सेक्टर वो प्रमोशन पे राइज नहीं होता, तो दे आर नॉट इनकरेजिंग प्रोडक्टिविटी आइदर। मतलब कि हमारे पास जो युवा धन है उसका मैक्सिमम डेमोग्राफिक डिविडेंड खींच के निकालना है, देन ये इनफॉर्मल सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाए, दैट इज नॉट गुड। उन्हें फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां मिलनी चाहिए। सो इंडियन इकोनॉमी मस्ट क्रिएट गुड जॉब्स इन द फॉर्मल सेक्टर्स। और गुड जॉब कैसी? जो सेफ हो, दे पे वेल, दे इनकरेज प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस प्रकार की नौकरियां भारत के अंदर बन नहीं रही है, बिकॉज ये जो खून लेके जाने वाली नलियां हैं वहां पर रेगुलेटरी कोलेस्टेरॉल बना के रखा है सरकार ने। दो उसके कानून जिम्मेदार हैं, एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसके चलते फॉर्मल सेक्टर में नई रोजगार नहीं खड़े हो रहे हैं। अभी एक एक करके ये समस्या देखते हैं। फर्स्ट, ये कोलेस्टेरॉल क्या है, बैक एंड में थोड़ी साइंस थियरी देख लें। कोलेस्टेरॉल इज वन टाइप ऑफ लिपिड, वो भोजन से भी मिल जाता है और लीवर के अंदर सिंथेसिस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोलेस्टेरॉल मतलब वो खराब चीज़ होती है। सेल रीजनरेशन के लिए ज़रूरी है, स्टेरॉयड हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है, विटामिन डी का सिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर उसका लेवल बढ़ जाए तो फिर वो आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और फिर खून का परिभ्रमण खराब करता है। आर्टरी का क्या उद्देश्य है? हार्ट से वो अलग अलग ऑर्गन्स पे खून लेके जाता है, और फिर अगर कंजेस्टेड आर्टरी हो तो आपको पता है वो हार्ट अटैक एंड ऑल दोस इश्यूज। कोलेस्टेरॉल के दो प्रकार होते हैं, वन इज कॉल्ड LDL, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वो खराब माना जाता है सेहत के लिए। उसके विपरीत HDL, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो खराब टाइप का जो लो डेंसिटी है उसको खींच के लीवर की ओर ले जाता है और वहाँ उसका डिस्ट्रक्शन करा देता है। होमवर्क में आप खुद से देख लेना कि भाई ये एंजाइना क्या होता है, हम लोग हार्ट डिसीज में एस्पिरिन क्यों लेना पड़ता है, बाईपास सर्जरी क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आजकल UPSC के प्रश्नों का ये दौर चल रहा है कि हेल्थ केयर मेडिसिन में पूछते हैं तो NCERT से जरा इक्का दुक्का आगे बढ़ के पूछ लेते हैं, तो ऐसा सब कुछ तैयार करके जाना चाहिए। ये प्रश्न मैंने जो पढ़ा है उसी में से कुछ पूछ सकते हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आप घर पे आराम से ये समझ लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो अगर अपना लो डेंसिटी टाइप का कोलेस्टेरॉल शरीर में बढ़ जाए तो खून का प्रवाह वो खराब कर देगा। सेम वे ये सरकारी रेगुलेटरी कोलेस्टेरॉल है, प्रोविडेंट फंड एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसके चलते भारतीय इकोनॉमी में ये गुड टाइप की फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां खड़ी नहीं हो रही है। तो ये क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इट इज रेगुलेशन इंड्यूस टैक्स या कि रेगुलेटरी टाइप का कोलेस्टेरॉल है। ऐसा क्यों बोल रहा है? विजय माल्या है और ये कोई एयर होस्टेस। EPF एक्ट के अंदर प्रावधान ये है कि अगर ये लड़की का सैलरी अप टू 15,000 रुपीज़ हो तो उसकी सैलरी का 12% काट के जमा कराना पड़ेगा। इसके लाभ भी हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड में पैसा गया तो उस पर उसको ब्याज मिलेगा एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। बट एज सच ये 15,000 तक का जिनका पगार है उनको लाभ से ज़्यादा नुकसान इसमें दिखता है।
बिकॉज आप समझिए ईपीएफ में पैसा डाला तो वो एग्जेम्पशन 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 टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है, बट क्योंकि ये लड़की का पगार 15,000 तक है, मतलब पूरे साल में कितना होगा 1.8 लाख रुपीज़, तो वो इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आती ही नहीं, तो उसको वहाँ लाभ दिखेगा नहीं। एंड स्टिल वो एक तो पगार ऐसे ही छोटा है, उसमें से थोड़ा काट लिया, देन लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स रहता है, टेक होम सैलरी उसकी कम हो जाती है। और कई वर्षों तक तो ये था कि पेपर फॉर्म भर के आपने पूरा अप्लाई करेगा, एक जगह से दूसरी जगह आपने नौकरी शिफ्ट कर दी तो वो पूरी अमाउंट शिफ्ट कराने के लिए, नया नंबर लेने के लिए बहुत दिक्कतें आती थी। खैर फिर तो सरकार ने उसकी दवाई की कि यूनिफाइड अकाउंट नंबर दिस यूएएन लेके आए, बट अंटिल दैट हैपन बहुत सालों तक ये पूरा सरदर्द का काम था। सो बिकॉज ऑफ दैट इस लो इनकम ग्रुप वालों को कोई ईपीएफ में इतनी भी ज़्यादा उत्साह नहीं था। उसके सामने उनके मालिक एम्प्लॉयर की क्या दिक्कत है? अगेन अगर ये 15,000 तक की नौकरी है तो ये लड़की का तो 12% कटेगा ही, एडिशनली मालिक ने खुद की जेब से दूसरा इक्वल कंट्रीब्यूशन मतलब 12% उसने भी जोड़ के देना पड़ेगा, जिसमें से 8/1/3 मतलब 8.33% पैसा ये मालिक के जो 12% आप समझिए उसमें से 8/1/3 दैट इज विल गो टू पेंशन स्कीम, और बाकी बचा क्या 3/2 3.67 वो जाएगा प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो इस प्रकार से मतलब ये एक प्रकार से तो अब आप समझिए कि वो एम्प्लॉय है उसको फ़ायदा कि 15,000 उसमें से मेरा कटा तो सामने मालिक ने अपनी जेब से भी थोड़ा और काट के मुझे देना है, बट मालिक को भी दिक्कतें आ रही थी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉज वेरी हाई। सपोज माल्या ने 1,200 रुपये जोड़ के देने थे तो उसके सामने पूरा पेपर अकाउंट मेंटेन करना पड़ता था, उसके लिए प्रिंट निकाला, जेरोक्स निकाला, अकाउंट के स्टाफ को रखा, राइट। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज हाई। 1,200 रुपये जमा कराने थे तो सामने 100-200 और रुपये उसके चले जाते थे। खैर अब तो सरकार ने उसकी दवा की कि लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिन लेके आए ताकि ऑनलाइन पोर्टल पेपरलेस ट्रांजैक्शन हो जाता है, बट पुराने समय में पूरा दिक्कत का काम था। और क्योंकि वो पूरा पेपर सिस्टम में चलता था तो इंस्पेक्टर आज भी था, ईपीएफ के इंस्पेक्टर आएंगे, आंकड़े दिखाओ ये ऐसा क्यों है, ये 3 महीने का पैसा क्यों जमा नहीं कराए, चाय पानी कराओ एंड सो ऑन। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इंस्पेक्टर्स। एंड लास्टली यहाँ पर भी 12% के हिसाब से पैसा तो देना है, एडिशनली 50 रुपये 100 रुपये लाइक दैट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी मालिक ने देना पड़ता था, और वो भी म्यूचुअल फंड और दूसरी स्कीमों के सामने अपेक्षा में बहुत ज़्यादा था। तो अब मालिक भी सोचता है और उसे पट्टी पड़ाता एम्प्लॉई को कि भाई बेटर ये सब अपने को झंझट तब आएगी जब मैं कागज़ पे आपको नौकरी पे रखूँ, फॉर्मल अग्रीमेंट से नौकरी पे रखूँ। तो अगर फॉर्मल अग्रीमेंट से रखा तो आपको भी दिक्कत है, मेरे को भी दिक्कत है, बेटर कि आप इनफॉर्मली आ जाओ, राइट। 15,000 सैलरी देनी है, मैं आपको 200-500 रुपये और दे दूंगा, या फिर कि महीने में 2 छुट्टियाँ और दे दूंगा, बट ये फॉर्मल अग्रीमेंट हमने नहीं करना। सो लाइक दैट बिकॉज ऑफ दिस ईपीएफ इंड्यूस रेगुलेशन टैक्स या कोलेस्टेरोल, नौकरियां तो खड़ी हुई बट वो फॉर्मल जॉब्स वेर नॉट क्रिएटेड। एमएनसी कंपनियों में भी नौकरियां खड़ी बट इनफॉर्मल टाइप की, विदाउट टेकिंग यू ऑन द पेपर रिकॉर्ड्स। अब इसकी क्या दवा, तो ये एक प्रकार का मतलब कोलेस्टेरोल बन गया है। इसकी दवा सरकार ने संज्ञान लिया और दवा निकाली। आप देखिए 15,000 तक किसकी पगार था तो मालिक ने एडिशनल 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, राइट, जिसके अंदर 8/1/3 वो जाएगा पेंशन स्कीम में। नए बजट में सरकार ने ये बोला कि भाई ये ऑरेंज कलर मतलब 8/1/3 जो मालिक ने कंट्रीब्यूट करना था एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, वो पैसा पहले 3 सालों के लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपने कोई नए आदमी को फॉर्मली जॉब पे रखा जिसका की पगार अप टू 15,000 रुपीज़ है, ऐसा करके मतलब कि मालिक के ऊपर बोझ कम रहे और उसको उत्साह रहे कि चलो जो पुराना भी जो इनफॉर्मली था मैं अब उसको रेगुलराइज कर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेता हूँ। एक बात। सेकंड, उससे आगे अगर 25,000 तक की सैलरी के आदमी रखेंगे कोई मालिक, तो जितना पैसा उनको देना पड़ेगा उस हिसाब से 30% डिडक्शन टैक्स में माफ़ी मिल जाएगी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। खैर कितने साल तक क्या लाभ मिलेगा वो सब याद रखना अपने लिए ज़रूरी नहीं, आपने ये याद रखना है कि ईपीएफ के अंदर सरकार ने ये बोला कि टैक्स में कुछ माफ़ी मिलेगी और पहले कुछ वर्षों के लिए सरकार मालिक की जगह पे कंट्रीब्यूशन करेगा। इस हिसाब से मतलब कि मालिकों को अब मोटिवेट करने के लिए कि आप ऐसा कर दो और हम आपको लाभ देंगे, ताकि फॉर्मल सेक्टर में ही फॉर्मल टाइप के जॉब्स खड़े हो जाएं। एक बात तो ये तो मतलब कि प्रपोज किया गया था और इसे चालू रखा। इसके अलावा और भी कुछ प्रपोजल जिसको सरकार ने विड्रॉ कर दिया। वापस हम आते, देखिए 15,000 तक की नौकरी है तो मालिक ने 12% कंट्रीब्यूट करना था, राइट, जिसमें 8/1/3 जाएगा पेंशन में, 3/2 जाएगा प्रोविडेंट में। नए बजट में सरकार ने ये बोला कि ये जो 3/2 है वो पोर्शन मतलब वो प्रोविडेंट फंड में है, लेकिन
ये लड़की उसे उठा नहीं सकती पैसा अगर वो 2 महीने तक बेरोजगार रहे। सरकार की इसमें मंशा ये थी कि लोग बीच बीच में अपना प्रोविडेंट फंड तुड़वाना ले और ढेर सारा पैसा जमा हो तो एंड टाइप पे उनके पास अच्छी खासी रकम हो। एक बात, मतलब सरकार की मंशा यहाँ योग्य थी। दूसरा, ये जो पेंशन स्कीम थी, राइट, जहाँ मालिक का पैसा जा रहा था, सरकार ने बोला कि ये पेंशन आपको मिलेगा ये लड़की को, बट नॉट एट द एज ऑफ 55 बट एट द एज ऑफ 58 ईयर्स, मतलब रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया। अगेन उनका ये मंशा थी कि ज़्यादा लोग देरी तक पैसा अगर पेंशन फंड में पड़ा रहे तो ब्याज ज़्यादा मिले और अच्छा रकम आपके हाथ में आए। बट फिर लोगों ने धमाल शुरू किया बजट के बाद। स्पेशली ये बेंगलोर के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं ने बहुत इसका प्रोटेस्ट किया। इनका भी प्रोटेस्ट इस अनुसंधान में था कि टेक्सटाइल सेक्टर में भी थोड़ा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट टाइप का रहता है, तो इनको बीच बीच में भी अपना प्रोविडेंट फंड तोड़वाना पड़ता है। और अगर आप ये बोलो कि 2 महीने तक बेरोजगार है तो नहीं तोड़ने देंगे, देन इट विल हर्ट अस। सेम वे कि अगर रिटायरमेंट होना है, उसकी एज इतनी लंबा दी तो हमको पेंशन कब मिलेगा, राइट। तो बहुत उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, पुलिस ने भी बहुत बल प्रयोग किया और फिर पूरा कंट्रोवर्सी जो खड़ा हुआ, तो सरकार ने ये दोनों प्रपोजल वापस ले लिए बजट के बाद कि नेवर माइंड, फॉरगेट इट, हम ये सब नहीं करेंगे। मतलब कि जैसे वो महसाणा के अंदर लोटे बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक दैट, वो लुढ़क गए और बोल दिया कि ये हम लोग वापस लेते हैं। तो मतलब बजट के अंदर एक चीज़ ये थी कि सरकार थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेगी ताकि इनफॉर्मल से फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हो, वो तो चालू रखा, बट उसके सामने ये दूसरी जो बातें करी गई थी वो कैंसिल की। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप पैसा निवेश करते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट, तो वहाँ जब आपने पैसा डिपॉजिट किया तो टैक्स लगता है नहीं, इट इज़ एग्जेम्प्टेड। आपने पैसा डाला है उस पर ब्याज मिलेगा, राइट, तो वो भी इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन। जब मैच्योरिटी पीरियड पे अपने ब्याज और मुद्दल आप वापस निकालोगे तो वो भी टैक्स से एग्जेम्पशन होता है। तो मतलब कि ई ट्रिपल ई स्टेटस रहता है, दैट इज़ द रियलिटी। बट इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला कि ऐसा करने पर अमीर लोग भी बहुत सारा पैसा टैक्स में माफ़ी में निकल जाते हैं। सो सर्वे सजेस्टेड कि भाई जब पैसा पीपीएफ में डिपॉजिट करो तो कोई टैक्स नहीं, उस पर ब्याज चढ़े उस पर भी कोई टैक्स नहीं, बट जब आप वो पैसा विड्रॉ करो तब उस पर टैक्स लगना चाहिए। अगर ऐसा कुछ किया जाए तो अराउंड 12,000 करोड़ रुपीज़ हमको मिलेगा, जिससे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, ये वो बढ़िया बढ़िया काम हो सकता है। दैट वॉज सजेस्टेड बाय द सर्वे। लेकिन बजट के अंदर वो बात लागू नहीं की। ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया, उन्होंने बोला कि नहीं, पीपीएफ में तो एग्जेम्पशन स्टेटस जारी रहेगा इवन आफ्टर बजट 2016। उसके सामने ईपीएफ में तो छोड़ दिया, बट सरकार को ये लगा चलो ईपीएफ में ये ट्राई करते हैं। तो जैसा कि सर्वे ने सुझाव दिया था, आपने प्रोविडेंट ये ईपीएफ के अंदर पैसा डाला तो इनकम टैक्स में माफी, एग्जाम, उसके ऊपर ब्याज चढ़ा तो वो भी एग्जाम। लेकिन जब ये पैसा आप बाहर निकालोगे, विड्रॉ करोगे, तो ब्याज और मुद्दल दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा प्रपोजल सरकार लेटेस्ट बजट में लेके आई। हाँ, कुछ वहाँ पर माफ़ी थी कि ऐसा नहीं कि 90 के दशक से जो आप पैसा जमा करोगे सारा जब विड्रॉ करोगे तो सब पे टैक्स नहीं, ओनली 60%। और वो भी कि 1 अप्रैल 2016 मतलब नए फाइनेंशियल ईयर से जो इतना पैसा आपने डाला होगा उसके ऊपर जो ब्याज मुद्दल चढ़ा, वो जब आप विड्रॉ करोगे उसका 60% पोर्शन उसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स मांगेंगे। और यहाँ पर भी किसी आदमी की 15,000 से कम सैलरी तो वो उसको भी माफ़ी है। सो लाइक दैट वो किया, बट अगेन लेबर यूनियन और लोग धमाल करने लगे। तो फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने मार्च 2016 में बोला कि ये बात बराबर कि विड्रॉल के वक्त टैक्स मांगेंगे, बट मुद्दल के ऊपर नहीं, केवल ब्याज के ऊपर मांगेंगे। लेकिन फिर भी जनता का धमाल जारी रहा। अंत में अप्रैल को जेटली ने बोला कि ये भी छोड़ो, ये सब हम कुछ नहीं करेंगे, एवरीथिंग इज स्क्रैप। सो अगेन लाइक दैट लोटा मेड इन महसाणा वो लुढ़क गए और इसको भी कैंसिल कर दिया। मूल बात यह है कि सरकार की वैसे मंशा यहाँ पर सही थी पूरी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो अपनी बात को सही तरह से समझा नहीं सके और एज सच पूरा प्रोटेस्ट हो गया। तो कम्युनिकेशन गैप वहाँ पर देखने को मिला। अब ईपीएफओ वालों ने सोचा है कि हम एक सोशल मीडिया पीआर एजेंसी हायर करेंगे और जो जो रिफॉर्म्स लिए जाएंगे तो पहले फेसबुक ट्विटर पे उसका माहौल बनाया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं और ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपके हक में क्यों है, हित में क्यों है। सो रेलेवेंस इसका क्या हुआ फॉर जनरल स्टडीज़, पेपर 2 पॉलिसी मेकिंग एंड पेपर 4 एथिक्स कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ पर ये आप कुछ मुद्दा टाँक सकते हैं एज अ फॉर्डर पॉइंट।
इसके अलावा भी ईपीएफओ में मुद्दे चलते रहते हैं। ऐसा जिनके पास 8.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा है। अब ये पैसा कहाँ निवेश होगा तो उनका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डिसाइड करता है, बट कुछ नॉर्म्स फिक्स किए गए हैं कि एक्विटी, शेयर बाजार, उस प्रकार की चीज़ों में मिनिमम 5% निवेश करना है और मैक्सिमम 15%। लेकिन सर्वे ने ये ऑब्जर्व किया कि हार्डली 5% ही वहाँ पर निवेश हो रहा है। आप समझिए कि अगर ज़्यादा वहाँ पर निवेश होता तो वहाँ रिटर्न कुछ 2 डिजिट में मिल जाता और फिर आपको प्रोविडेंट फंड वगैरह में कुछ पैसा अच्छा मिलने, इंटरेस्ट मिलता। सेम वे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ये है कि मिनिमम 35% निवेश करो एंड मैक्सिमम 45%। वहाँ पर भी थोड़े रिलैक्सेशन किए गए, बट ज़्यादातर हम पाते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ही ईपीएफओ वाला पैसा अपना डाल देते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर अराउंड 8 to 9% रिटर्न मिलता है। तो स्वाभाविक है वो पैसा ईपीएफओ को मिला ब्याज, तो आपको जब वो ईपीएफ वाले पैसा देंगे तो 8% के आसपास ही रिटर्न दे पाएंगे, उससे बड़ा दे नहीं पाएंगे। इस अनुसंधान में इकोनॉमिक सर्वे ने हमेशा से सुझाव दिया है कि ये पैसा इस प्रकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मत डलवाओ, दैट इज वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑन द हाउस होल्ड्स। रादर ईपीएफओ का पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जाए, हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाए, या फिर कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में उसका निवेश हो तो वो इकोनॉमी के लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको समझ में आता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्यों? ताकि कॉर्पोरेट वाले बैंकों के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करे और वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, बासेल नॉर्म के साथ कंप्लाई करना है, एनपीए इश्यूज, वो सारी चीज़ों को हम हल कर सकें। तो ये कुछ बातें चलती रहती है। इसके अलावा भी ईपीएफओ, ईएसआईसी, आईआरडीए, इन सब का लंबा चौड़ा पूरा थियरी और करंट पढ़ना था। पिछले साल था वही चीज़ ज़्यादातर रेलेवेंट दिस ईयर ऑल्सो। तो आप ये L2 सीरीज़ में ये वाले वीडियोस घर पे देख लेना। हम लोग वापस आते हैं, बात कर रहे थे कि इफ़ यू वांट टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड तो हमने फॉर्मल सेक्टर के अंदर गुड जॉब्स क्रिएट करनी है, बट ये खून का प्रवाह रुका है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल, जिसके अंदर ईपीएफ में क्या क्या समस्याएं थी हमने देख लिया। अभी सेकंड पे आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या तकलीफ है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होता है अगर आपकी कंपनी में 100 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं। इन दैट केस अगर आपने रिट्रेचमेंट करना हो, देखिए एक आदमी कुछ धमाल कर रहा है और उसको आपने निकाल दिया, काम नहीं कर रहा था, दैट इज़ वन थिंग। रिट्रेचमेंट मतलब बहुत सारे लोगों को कुछ आपने निकाल देना है। इन दैट केस मालिक ने सबको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा और राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं राज्य सरकार वाले ज़्यादातर वहाँ पूरा डील डाल चलाते हैं कि विपक्ष वाले इसका मुद्दा बना देंगे कि बेरोजगारी हो रहा है, सो ऑन। तो मतलब ये पूरी रेड टेप चलते रहता है। सेकंड, नौकरी से मानो कि नहीं निकालना है, इवन कि अगर आपने काम के घंटों में कुछ बदलाव करना है कि 10 से 5 के बदले 9 से 4 कर देना है, या फिर कि रजा के दिन आके कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना है, ऐसा भी करवाना हो तो मालिक ने सबको एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ऑब्वियसली मालिकों को इससे मज़ा नहीं आएगा कि सपोज कोई नई लेबर सेविंग मशीनरी टेक्नोलॉजी आ गई और लोगों को निकालना है, तो मेरे हाथ में वो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है। हो सकता है कि अचानक विदेश से कोई अपने को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो और रविवार शनिवार को भी आके काम करना पड़े, और मैं उसके लिए ओवर टाइम भी पे करने के लिए रेडी हूँ, बट ये इनको एडवांस नोटिस देने की और ये सब क्यों झंझट होनी चाहिए, राइट। अगर मेरी कंपनी में मुनाफा कम हो रहा है और मुझे लोगों को निकाल देना है टू मेंटेन माय सस्टेनेबिलिटी, तो मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बट दिस थिंग्स वेर नॉट हैपनिंग। इसके चलते फॉर्मल सेक्टर में भी नौकरियाँ तो मिलती है, बट कैसे, विदाउट ए फॉर्मल अग्रीमेंट, जिसके चलते इनफॉर्मल टाइप की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो बहुत नाइंसाफ़ी चल रही है। अब इस बहुत नाइंसाफ़ी के सामने हल निकाला गया। वसुंधरा राजे ने बोला कि पधारो हमारे देश। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगेगा अगर आपकी कंपनी में 100 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, राइट। बट राजस्थान के अंदर उन्होंने रिलैक्स कर दिया, 100 नहीं 300 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हो तभी जाके आपको ये कंप्लायंस करना पड़ेगा। मतलब जो छोटी कंपनी, छोटे मतलब 150-200 लोग आपने रखे थे, वहाँ रिट्रेचमेंट करना आसान है, कोई एडवांस नोटिस और वो पूरी झंझट नहीं है। तो राजस्थान ने लेबर रिफॉर्म्स लिए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि मध्य प्रदेश में भी आप आ सकते हो। आफ्टर ऑल लेबर इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो राज्य सरकार चाहे तो अपने मुताबिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह में सुधार कर सकती है। बट ये सुधार जब होंगे तब होंगे, नहीं हो रहे थे, इसके चलते बहुत समस्या आ रही है। हमने देखा कि 100 से अधिक लोग आपने नौकरी पे रखे हैं और आपकी फाइल में ये दिख रहा है कि इतने लोग काम पे हैं, देन यू हैव टू कंप्लाई। तो कंपनियों ने इसकी दवा निकाली। जैसे कि अगर आपने मकान बनाना है तो खुद से वो कारीगर, मिस्त्री, प्लम्बर सबको ढूंढ के लाओ एक बात, या फिर कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लो और वो जाके सबको लेके आए और वो बिल्डिंग बना दे, राइट। सेम वे कंपनी वाले आजकल करते हैं कि टीम लीज या इस प्रकार की स्टाफ लीजिंग कंपनियों के पास चले जाते हैं
कि हम कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं करेंगे, हमको इतने 100 लोग 150 लोग चाहिए, आप हमको कॉन्ट्रैक्ट पे टेम्पररी कहीं से ला के दो। जैसे वो फिल्मों के लिए क्रू होता है, वैसा इन लोगों का IT कंपनियों में क्रू बना दिया एंड सो ऑन। फिर बैकएंड में ये मालिक ने, विजय माल्या ने पूरा EPF IDA कोई भी चिंता नहीं, सोशल सिक्योरिटी या जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस करना होगा ये टीम लीज कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्टर वो देख लेगा। और इसके जल्द मज़ा ये रहता है कि आपकी ओरिजिनल कंपनी में आप, मेरे पास 100 से कम लोग हैं ऐसा आप फाइल पे दिखा सकते हो, बाकी सारी क्रू वो तो टेम्पररीली कुछ प्रोजेक्ट के लिए हमने लिया है लाइक दैट। तो कंपनियां बचने के लिए इस प्रकार की टीम लीजिंग कंपनियों के पास जाना शुरू करिए। ये भी इकोनॉमी के लिए बढ़िया नहीं है, सर्वे ने दिखाया। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, आप देखिए खुद से आप मिस्त्री और कारीगर को लेने जाते तो वो सस्ते में काम हो जाता, बट आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया तो बीच में वो कमीशन मारेगा, राइट। सो दिस लीज्ड वर्कर्स दे आर 14% एक्सपेंसिव देन द रेगुलर वर्कर्स। सेकंड, ये जो आप लोग को इस प्रकार से टेम्पररीली क्रू मिल गया, उसका जो भी नॉलेज बेस बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल, इट विल नॉट स्टे विथ यू, वो तो 3-4 महीने में चले जाएंगे, उसके बाद वो रोटेशन में किसी और को आपके पास भेज देगा। हो सकता है कि जो कारीगर आपके नीचे काम कर रहा था उसको 3 महीने काम करने के बाद कोई अलाइनमेंट आ गया हो, इस प्रकार से अगर हम लोग ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करें तो बढ़िया उत्पादन हो सकता है, बट वो आपके पास रहेगा नहीं और आपको बोल के जाएगा नहीं, वो तो चला गया। सो लाइक दैट ह्यूमन कैपिटल इज लॉस्ट, नॉलेज बेस इज लॉस्ट। इस प्रकार के लोगों में लॉयल्टी भी ज़्यादा होती नहीं कि मुझे क्या, मैं तो 3 महीने में यहाँ से रोटेट हो जाऊँगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन आपकी कंपनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह से तो बच गई, बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा, वी विल रिमेन स्मॉल। तो इस प्रकार से ये पूरी चीज़ इकोनॉमी को नुकसान करती है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। आगे बात, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स खानगी कंपनियों में ही दिखने को मिलते हैं। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, लीज्ड वर्कर्स वो पब्लिक सेक्टर में भी होते हैं, और एक रिपोर्ट का तो ये कहना है कि केंद्र सरकार इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल, और वहाँ पर भी रेलवे में सबसे ज़्यादा अधिक लोग इस प्रकार की नौकरी में गए हैं। प्रश्न कि सरकार ऐसे लीज पे लोग क्यों लेके आती है। FRBM एक्ट याद करो, ओरिजिनल FRBM एक्ट के अंदर ये प्रयोजन था कि सरकारों ने, राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर देना है, आगे चल के फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड सो ऑन। खैर, अगर रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है या कम कर देना है 3% या XYZ, तो आपने ये सैलरी, पेंशन, इस प्रकार के खर्चों पे कमी लानी पड़ेगी, या राइट। सो इन दैट कंटेक्स्ट, मान लो कि अगर 7th पे कमीशन की बात मान के चले तो इवन केंद्र सरकार में छोटे से छोटी नौकरी में भी केंद्र सरकार ने पर मंथ 18,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जबकि बाहर ये ड्राइवर, प्यून, माली वो सब लोग 8,000 10,000 में आपको आराम से मिल जाए। तो अपनी रेवेन्यू डेफिसिट कम करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार सीधा किसी को नौकरी पे नहीं लगती, बट बैकएंड में ऐसी कोई लीजिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते हैं। मतलब बैक नीचे का जो काम करना हो, क्लैरिकल, डेटा एंट्री, वहाँ पर इस प्रकार के लोग, इवन क्लास 1-2 लेवल के अंदर भी ज़रूरत पड़ी तो रिटायर्ड वर्कर्स जो सरकारी अफसर होते हैं उनको वापस ले लेते हैं, ताकि बड़ा पगार नहीं, आपके इतना 50% 60% ही देंगे। ऐसा भी नहीं कि ये कोई गलत काम हो रहा है। 6th पे कमीशन ने बोला था कि हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रख सकते हो, स्पेशली इन द हाई स्किल प्रोफेशनल्स, बट सरकार ने मतलब कि पूरी केस में यही इनको ही यूज़ करके आजकल पूरा काम चल रहा है। हम लोग वापस आते हैं, हम जो बात कर रहे थे कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड को रिप करना है तो वी हैव टू क्रिएट गुड जॉब्स, और इस प्रकार की नौकरियां फॉर्मल सेक्टर में ही हो सकती है। इनफॉर्मल जॉब्स या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स वो ये काम करेंगी नहीं। क्यों नहीं करेंगी, ये आराम से आप टेबल चार्ट देख लेना, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी कोलेस्टेरॉल। ऐसा भी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट लेके आई थी, और उस अनुसंधान में मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। अभी के लिए चला है 10,000 रुपये है, और ये मिनिमम वेजेस कैसे तय होते हैं, CPI और DNS अलाउंस के अनुसंधान में वो सेट करते हैं।